हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट हेडिंग लगाना, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, आज सुनना, इसको इंपोर्टेंट करना ना। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। अच्छा सुनो, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है सुनो। इसके माध्यम से परमाणु के द्रव्यमान का मापन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। यानी किसका मापन करना है, द्रव्यमान का मापन करना है। किसके द्रव्यमान का मापन करना है, परमाणु के द्रव्यमान का मापन करना है, तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। अब सुनो, अगर हमें परमाणु का द्रव्यमान मिल जाए और परमाणु के द्रव्यमान में से यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटा दे हम, तो हमें किसका द्रव्यमान मिल जाएगा, नाभिक का। इसका द्रव्यमान मिल जाएगा नाभिक का, क्योंकि नाभिक का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिलकर किसका निर्माण करता है, परमाणु के द्रव्यमान का। अगर हम परमाणु के द्रव्यमान में से किसका द्रव्यमान घटा देंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटा देंगे, तो फिर हमें किसका द्रव्यमान मिल जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान मिल जाएगा। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा स्पेक्ट्रोग्राफ होता है जिसके माध्यम से परमाणु के द्रव्यमान का मापन किया जाता है। और अगर परमाणु का द्रव्यमान पता चल जाए तो फिर क्या करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटा दे तो हमें किसका द्रव्यमान मिल जाता है, नाभिक का द्रव्यमान मिल जाता है। किसका द्रव्यमान मिल जाता है, नाभिक का द्रव्यमान मिल जाता है। ओके, तो ये होता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की डेफिनेशन। अच्छा सुनो, हाँ इधर आवाज नहीं है ना, सुनो। अब द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में समझना ना, आगे की बात है ना। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में हम किस किस का यूज करते हैं, विद्युत क्षेत्र का उपयोग करते हैं और किसका उपयोग करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। सुनना, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में हम किसका उपयोग करते हैं, विद्युत क्षेत्र का उपयोग करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं में से समान द्रव्यमान वाले परमाणुओं को हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पर एक रेखा के रूप में अंकित करते हैं। वापस सुनना एक एक बात को। सबसे पहले द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा स्पेक्ट्रोग्राफ होता है जिसके माध्यम से किसका द्रव्यमान मापा जाता है, परमाणु का द्रव्यमान मापा जाता है। अगर परमाणु के द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटा देंगे तो किसका द्रव्यमान आ जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा। अच्छा होता क्या है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के परमाणु है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के परमाणु हैं। उन भिन्न भिन्न द्रव्यमान के परमाणु में से हमें क्या चाहिए, समान द्रव्यमान के परमाणु चाहिए। इसके परमाणु चाहिए, समान द्रव्यमान के परमाणु हमें चाहिए भिन्न भिन्न द्रव्यमान के परमाणु में से। तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के परमाणुओं से समान द्रव्यमान वाले परमाणु प्राप्त करने के लिए बहुत सारे परमाणु हैं जिनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न हैं, उसमें कुछ समान वाले हैं ना, तो बहुत सारे परमाणु हो गए, उनके द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है, कुछ के समान भी है। हमको क्या चाहिए, समान द्रव्यमान वाले परमाणु चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं और समान द्रव्यमान वाले परमाणुओं को हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पर एक रेखा के रूप में अंकित करते हैं। यानी भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं से हमें क्या चाहिए, समान द्रव्यमान वाले परमाणु निकालने हैं और उनको किस पर लेना है, फोटोग्राफिक प्लेट पर रेखा के रूप में अंकित करवाना है। तो ऐसा उपकरण क्या कहलाता है, हमारा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। ठीक है, इतना लिखते हैं फिर आगे बात करते हैं। लिखो, एक ऐसा स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा स्पेक्ट्रोग्राफ जिसके द्वारा एक ऐसा स्पेक्ट्रोग्राफ जिसके द्वारा परमाणु के द्रव्यमान का मापन किया जाए, परमाणु के द्रव्यमान का मापन किया जाए तो
उसे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहा जाता है। तो उसे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहा जाता है। तो उससे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहा जाता है। लाइन चेंज करके लिखो। यदि यदि हमें यदि हमें यदि हमें परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात हो जाए, यदि हमें परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात हो जाए, तो उसमें से तो उसमें से तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटाकर तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटाकर नाभिक का द्रव्यमान नाभिक का द्रव्यमान नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसे द्विफॉक्सी से लिखना, द्विफॉक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहा जाता है। इसे द्विफॉक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहा जाता है। लाइन चेंज करो। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं में से एक ही द्रव्यमान वाले परमाणु एक ही द्रव्यमान वाले परमाणुओं को फोटोग्राफिक प्लेट पर एक ही रेखा में अंकित किया जाता है। एक ही रेखा में अंकित किया जाता है। एक ही रेखा में अंकित किया जाता है। अब इसके अंदर पहला पॉइंट लगाओ, आयन स्रोत। फर्स्ट पॉइंट, आयन स्रोत। आयन समझ। देखो, जिस भी परमाणु का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना होता है, सबसे पहले उन्हें आयनित अवस्था में प्राप्त किया जाता है। सुन, जिस भी परमाणुओं का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले उन्हें कौन सी अवस्था में प्राप्त किया जाता है? आयनित अवस्था में प्राप्त किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए आयन स्रोत पर अपन क्या करते हैं? 20,000 से लेकर 2 लाख तक इतनी उच्च वोल्टता क्या करते हैं? लगाते हैं। आयन स्रोत में क्या करते हैं अपन? 20,000 से लेके 2 लाख तक इतनी उच्च वोल्टता अपन लगाते हैं। तो
इस अवस्था में जो पदार्थ होता है वो किस अवस्था में आ जाता है? वाष्पित अवस्था में आ जाता है। अब सुनो, ये रहा हमारा आयन स्रोत, चेक करना। इस आयन स्रोत के अंदर ये लगा हुआ है एनोड, और यहां जो वोल्टेज अपन लगाते हैं वो कितना लगाते हैं? 20,000 से लेके 2 लाख तक की वोल्टता अपन प्राप्त, सॉरी, इतनी वोल्टता अपन आरोपित करते हैं। तो हमें क्या मिलते हैं? उस पदार्थ के आयन प्राप्त होते हैं। आयन कैसे प्राप्त होते हैं? धनायन प्राप्त होते हैं। अब एनोड कैसा है? खुद धनावेशित है, और आयन कैसे है? धनावेशित है। तो ये एनोड क्या करेगा? उन आयनों को प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और प्रतिकर्षित करके वो उन आयनों को कहां भेज देता है? स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर के अंदर भेज देता है। वापस सुनना, पहला पॉइंट है आयन स्रोत। आयन स्रोत के अंदर क्या करते हैं अपन? उच्च वोल्टता आरोपित करते हैं 20,000 से लेके 2 लाख वोल्टता तक। यहां क्या करते हैं? जिस भी परमाणु का द्रव्यमान का मापन हमें करना है उसे आयनित अवस्था में प्राप्त करते हैं। इसके लिए इतना वोल्टेज यहां लगाया जाता है। ये एनोड क्या करता है? जो धनायन हमें प्राप्त होते हैं उन्हें प्रतिकर्षित करता है, और प्रतिकर्षित करके उन्हें कहां पर भेज देता है? स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर के अंदर भेज देता है। तो ये काम है आयन स्रोत का। केवल क्या करना है? पदार्थ को आयनित अवस्था में बदलना है। यानी हमें धनायन प्राप्त होंगे किसके माध्यम से? आयन स्रोत के माध्यम से। और उन धनायन को प्रतिकर्षित कौन करेगा? ये एनोड करेगा, और कहां भेज देगा? इस स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर के अंदर भेज देगा। लिखो ये सारी बातें। इस अवस्था में जिन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना है, इस अवस्था में जिन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना है, उन्हें सर्वप्रथम आयनित अवस्था में उन्हें सर्वप्रथम आयनित अवस्था में उन्हें सर्वप्रथम आयनित अवस्था में प्राप्त किया जाता है। इसके लिए आयन स्रोत में इसके लिए आयन स्रोत में उच्च वोल्टता के लिए आयन स्रोत में उच्च वोल्टता 20,000 वोल्ट से 2 लाख वोल्ट 20,000 वोल्ट से 2 लाख वोल्ट तक लगाई जाती है, जिसके कारण पदार्थ वाष्पित होकर धनायन के रूप में प्राप्त होता है। धनायन के रूप में प्राप्त होता है, और एनोड उन्हें प्रतिकर्षित करके स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर में प्रवेश करवा देता है। स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर में प्रवेश करवा देता है। स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर में प्रवेश करवा देता है। ठीक है, चलो, हाँ जी। अब अगला लगाओ, स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर। स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर आइएगा, ढंग से समझना क्या होता है स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर। समझो, ये एक बेलनाकार नली होती है। ये कैसी नली होती है? एक बेलनाकार नली होती है। ठीक है, और ये जो वृत्तीय चाप है, इस वृत्तीय चाप की त्रिज्या कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है।
और ये वाला जो कोण होता है वो कितना होता है, 127 डिग्री का, यानी पाई बटा रूट 2 का कोण होता है, यानी 127 डिग्री पर फोकसन अच्छा होता है, इसलिए ये वाला एंगल कितना रखा जाता है, 127 डिग्री का रखा जाता है। और ये वृत्तीय चाप की त्रिज्या कितनी रखी जाती है, 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब सुनो, ये वाली जो नली होती है, इस नली के अंदर दो प्लेट होती है, एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही। एक प्लेट पर जोड़ते हैं पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पर जोड़ते हैं नेगेटिव। अच्छा, प्लेट पर पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़कर क्या किया जाता है, प्लेट पर पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़कर अपन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। एक जोड़ दी पॉजिटिव से, एक जोड़ दी नेगेटिव से, यानी अपन क्या करेंगे, यहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। अगर आपको पता हो, दो प्लेट जिनकी बीच की दूरी कितनी है, डी है, और एक पर प्लस चार्ज है, दूसरी पर माइनस चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक है, अब सुनो, यहां हमें क्या मिल रहे हैं, धनायन मिल रहे हैं। अब जिन धनायन की ऊर्जा इस विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के बराबर होती है, वो तो क्या करते हैं, इस बेलनाकार नली की अक्ष पर क्या करते हैं, गति करते हैं। पर जिन धनायन की ऊर्जा इस विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, वो क्या करते हैं, नली की दीवार से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। वापस सुनना, यहां हमने प्लस से जोड़ा नली को और माइनस से जोड़ दिया, यानी एक प्लेट को प्लस से जोड़कर एक को माइनस से जोड़कर क्या कर दिया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। अब धनायन का पुंज आ रहा है यहां से, ठीक है। अब धनायन की जो ऊर्जा है वो अगर इस विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के बराबर है, तो वे धनायन तो क्या करते हैं, इस बेलनाकार नली की जो अक्ष है उस अक्ष पर क्या करते हैं, गति करते हैं। और जिनकी ऊर्जा ज्यादा और कम हो, वो क्या करते हैं, इन दीवार से टकराकर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस अवस्था में क्या हुआ, इस अवस्था में हमें यहां इस बेलनाकार नली से जो निर्गत धनायन का पुंज प्राप्त होगा, उन सभी धनायनों की ऊर्जा कैसी होगी, एक समान होगी। उनकी ऊर्जा कैसी होगी, एक समान। भाई, इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो ऊर्जा है और जो धनायन आ रहे हैं, देखो यहां जो धनायन आते हैं ना, उनकी ऊर्जाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। अब जिसकी ऊर्जा इस विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न ऊर्जा के समान हो गई, वो तो क्या करेगा, नली की अक्ष पर गति करेगा। पर जिसकी ज्यादा और जिसकी कम हो गई, वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो बाद में यहां से जो धनायन निकलेंगे सारे के सारे, वो कैसे निकलेंगे, सारे के सारे समान ऊर्जा के ही प्राप्त होंगे। तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या करते हैं, अपन स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर का उपयोग करते हैं। ये ऊर्जा फिल्टर क्या करता है, हमें समान ऊर्जा के धनायन के पुंज देता है, यानी वे धनायन देगा जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। उसके लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, इस स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर का उपयोग करते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, इस बेलनाकार नली की ये वाली जो स्लिट है S3, इस स्लिट S3 से जो भी धनायन का पुंज हमें मिलता है, वो धनायन का पुंज मिलता है, उन सब की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो सेकंड पॉइंट लगाओ, स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर। और लिखो इसके अंदर, यह एक बेलनाकार नली होती है, यह एक बेलनाकार नली होती है। इसके वृत्तीय चाप का कोण, इसके वृत्तीय चाप का कोण 127 डिग्री या पाई बटा रूट 2 होता है। के वृत्तीय चाप का कोण 127 डिग्री या पाई बटा रूट 2 होता है, एवं वृत्तीय चाप की त्रिज्या, एवं वृत्तीय चाप की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर होती है, एवं वृत्तीय चाप की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर होती है। आगे लिखो, यहां 127 डिग्री के कोण पर, यहां 127 डिग्री के कोण पर फोकसन अच्छा होता है। यहां 127 डिग्री के कोण पर फोकसन अच्छा होता है। लाइन चेंज करके लिखो, इस नली में दो प्लेटें उपस्थित होती है, इस नली में दो प्लेटें उपस्थित होती है, जिन पर धनावेश व ऋणावेश टर्मिनल जोड़कर, जिन पर धनावेश व ऋणावेश टर्मिनल जोड़कर
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है लाइन और पैराग्राफ चेंज करो वापस। यदि विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा, यदि विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा और धनायनों की ऊर्जा एक समान हो तो, यदि विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा और धनायनों की ऊर्जा एक समान हो तो वे धनायन, वे धनायन नली की अक्ष में गति करते हैं, वे धनायन नली की अक्ष में गति करते हैं और जिनकी ऊर्जा, और जिनकी ऊर्जा विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा से कम या अधिक हो, और जिनकी ऊर्जा विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा से कम या अधिक हो, कम या अधिक हो, वे नली में टकरा कर नष्ट हो जाते हैं, वे नली में टकरा कर नष्ट हो जाते हैं। अतः हमें, अतः हमें समान ऊर्जा वाले धनायनों का, अतः हमें, अतः हमें समान ऊर्जा वाले धनायनों का पुंज प्राप्त होता है, पुंज प्राप्त होता है जो कि रेखा छिद्र S3 से निर्गत होता है, जो कि रेखा छिद्र S3 से निर्गत होता है, जो कि रेखा छिद्र S3 से निर्गत होता है। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना इसी में। अभी यहां वृत्तीय चाप में घूमने के लिए, यहां वृत्तीय चाप में घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल, यहां वृत्तीय चाप में घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के तुल्य होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के तुल्य होता है। समझना इस बात का मतलब क्या है भाई, ये जो धनायनक है, ये जो धनायनक है वो इस बेलनाकार नली के अंदर वृत्तीय चाप के अंदर चलेंगे ना। अब इनको वृत्तीय चाप में गति करने के लिए जो बल चाहिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, वो किससे मिलता है? विद्युत बल से प्राप्त होता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उसे कहां से मिलता है? कूलाम बल से प्राप्त होता है। वैसे ही धनायनों को इस बेलनाकार नली में गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो किससे प्राप्त होता है? विद्युत बल से प्राप्त होता है। अब सुनो कैसे लिखेंगे। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r। ये किसका फॉर्मूला है? अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है। ओके। और विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? F = QE, यानी Q आवेश यदि E विद्युत क्षेत्र में हो तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है? F = QE। अब यहां n संख्या के अंदर धनायन है तो आप क्या लिख दोगे? NQE, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं NE, ठीक है, E भी लिख सकते हैं आवेश को ना, ठीक है। अब सुनो, एक काम करूं, मैं इस R को इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा? अभी तो ये बल है और ये भी क्या है? बल है। अब यदि मैं इस R को इधर भेज दूं तो अब ये बल नहीं रहा, अभी तो ये भी बल है, अभी केंद्रीय बल, ये क्या है? विद्युत बल है। और जैसे ही मैंने इस R को इधर भेज दिया तो अब ये भी बल नहीं है और ये भी बल नहीं है। अब मैं इसे ऊर्जा बनाना चाहता हूं, तो ऊर्जा बनाने के लिए क्या करूं? ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv² होती है। अगर हाफ mv² होती है तो इसके नीचे किसका भाग लगा दूं? 2 का भाग लगा दूं। तो इसके नीचे भी किसका भाग लगा दूं? 2 का भाग लगा दूं। तो ये क्या मिल गई मुझे? गतिज ऊर्जा प्राप्त हो गई। तो यानी यहां पे हमें ऊर्जा बनानी थी, ऊर्जा फिल्टर है तो क्या बनानी है? ऊर्जा, ठीक है। ये उतार लो ऐसे कैसे। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल हमें किससे मिलता है? विद्युत बल से मिलता है ना।
अब ये तो किसके रूप में है? विद्युत क्षेत्र के रूप में है। मैं इसे विभव के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूं। किसके रूप में? विभव के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या संबंध होता है? E इक्वल टू वी अपॉन डी। अब सुनो आओ, ये जो दो प्लेट हैं इनके बीच की दूरी मैंने कितनी ली है? डी है। और इन दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभव कितना ले लिया जाए? वी ले लिया जाए। ई बराबर कितना हो जाएगा? वी अपॉन डी हो जाएगा। यहाँ पे ई का मान वी अपॉन डी रख देंगे। तो ये वाला वी तो कौन सा वी है? वेग वाला वी है। ये वाला जो वी है वो कौन सा वी है? वोल्टता वाला वी है। ओके, लिखो के नीचे। प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है तथा विभव कैपिटल वी है। तथा विभव कैपिटल वी है। अब सुनो आओ, देखो एक काम करते हैं ना, ये वाला वी है ना, इसको स्मॉल वी बना लो ना, ताकि अलग अलग, ये वेग वाला वी है ना। ई बराबर कितना हो जाएगा? वी अपॉन डी। ये वोल्टता वाला वी है ना, दोनों वी डिफरेंट हो जाएंगे फिर, है ना। तो यहां से एम वी स्क्वायर बट्टा 2 बराबर कितना आ गया? एन ई वी आर बट्टा 2 डी हो गया। ठीक है, ये आ गई यहाँ पे हमारे पास में कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। इस फिल्टर के माध्यम से क्या करते हैं? गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब एक काम करो, ये डायग्राम बना, फिर तीसरा फिल्टर और लगा हुआ है एक और। अब इतना सा बचा, इतना पार्ट तक हो गया। कर दिया, नीचे कर दिया, नीचे। इस डायग्राम को बना लो ना।
ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है ना, टोटल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तीसरा लगाओ चुंबकीय संवेग फिल्टर। इस डायग्राम के बाद में 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट लगाना चुंबकीय संवेग फिल्टर। के अंदर लिखो चुंबकीय संवेग फिल्टर, लिखो यह एक त्रिज्य खंड वाला चुंबक होता है। यह एक त्रिज्य खंड वाला चुंबक होता है जिसका त्रिज्य खंड कोण 60 डिग्री है। यह एक त्रिज्य खंड वाला चुंबक होता है जिसका त्रिज्य खंड कोण 60 डिग्री, जिसका त्रिज्य खंड कोण 60 डिग्री है। इस अवस्था में चुंबकीय संवेग फिल्टर, इस अवस्था में चुंबकीय संवेग फिल्टर अलग अलग संवेग वाले परमाणुओं को, अलग अलग संवेग वाले परमाणुओं को अलग अलग दिशाओं में विभाजित कर देता है। अलग अलग संवेग वाले परमाणुओं को अलग अलग दिशाओं में विभाजित कर देता है। अच्छा चेक करो, देखो यहां जो धनायन का पुंज आ रहा है उसके अंदर क्या है, अलग अलग संवेग वाले धनायन है। जब इससे गुजरते हैं तो ये क्या करता है, अलग अलग संवेग वाले जो धनायन के पुंज हैं या धनायन के परमाणु हैं उनको अलग अलग दिशाओं के अंदर विभाजित कर देता है। दिखा रखा है ना, इनके सबके संवेग समान है, इनके सबके संवेग समान है, इनके सबके संवेग क्या है, समान है। ठीक है, पर इनके क्या है, आपस में अलग अलग है। अच्छा 60-60 डिग्री के इसके क्या होते हैं, त्रिज्य खंड कोण होते हैं। ठीक है, अब सुनो इसके नीचे लाइन लिखना, जैसे उसके अंदर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किससे मिला था, विद्युत बल से मिला था, तो इसमें घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किससे मिलता है, चुंबकीय बल से मिलता है। लिखो लाइन चेंज करके, यहां वृत्तीय चाप के लिए, यहां वृत्तीय चाप के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। चुंबकीय बल से प्राप्त। अच्छा सुनो, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल तो हो जाएगा mv²/r। चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, QVB। तो Q की जगह Na लिखेंगे, V वोल्ट था V और B चुंबकीय क्षेत्र। अब सुनना, ये वेग है और ये वोल्टता है ना। अब हमें क्या करना है, समझने की बात क्या है यहाँ पे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये वोल्टता नहीं, ये भी वेग है। चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है Fm = Q V क्रॉस B होता है। यदि Q आवेश V वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो लगने वाला चुंबकीय बल कितना होता है, QVB होता है। Q का मान कितना है, Ne है, ये वेग है सॉरी ना, और ये क्या है, B है। ओके, अब सुनो, अब क्या होगा, क्या कटेगा, एक V से V कट जाएगा और R को इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, MV बराबर कितना आ गया, Ne कितना आएगा, V तो कट गया, B और R आ जाएगा ना। पहले अभी तक ये किसके रूप में है, बल है, इधर भी क्या है, बल है। अब ये किसके रूप में आ गया, M × V संवेग। लिखना अतः, अतः हमें चुंबकीय संवेग फिल्टर से, अतः हमें चुंबकीय संवेग फिल्टर से अलग अलग संवेग के परमाणु प्राप्त होंगे। अतः हमें चुंबकीय संवेग फिल्टर से
अलग अलग संवेग के परमाणु प्राप्त होंगे जिन्हें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त किया जाता है, जिन्हें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त किया जाता है तथा फोटोग्राफिक प्लेट पर इनकी सीधी रेखाएं प्राप्त होती है। फोटोग्राफिक प्लेट पर इनकी सीधी रेखाएं प्राप्त, ये है फोटो, बना लो इसे, फोटोग्राफिक प्लेट, ये इस तरीके से सीधी रेखाएं फोटोग्राफिक प्लेट पर इनकी सीधी रेखाएं प्राप्त, फोटोग्राफिक प्लेट पर इनकी सीधी रेखाएं प्राप्त। चलो, तो ये हो गया ये टॉपिक पूरा कंप्लीट। ठीक है, कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना।